हेलो एवरीवन। इस सीरीज में देखेंगे हम अपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है अपना? हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स स्पेशली नोन एज लीडिंग ड्रमर ऑफ इंडिया वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2019? तो इनमें से कौन से म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनको एज अ लीडिंग ड्रमर ऑफ इंडिया जाना जाता है और जिन्हें 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो ये हैं अपने शिवमणि। कौन? पहला ऑप्शन शिवमणि। बात की जाए अगर न्यूक्लिया की, तो न्यूक्लिया ये इलेक्ट्रॉनिक क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कंपोजर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कंपोजर हैं। और इनका रियल नेम क्या है? इनका रियल नेम है उद्यान सागर। क्या है? उद्यान सागर। इनको न्यूक्लिया नाम से जाना जाता है। बात की जाए बप्पी लहरी की, तो बप्पी लहरी के बारे में सभी जानते हैं। ये क्या है? ये एक वेटरन म्यूजिक कंपोजर और सिंगर रहे। वहीं नौशाद, नौशाद ये भी एक लीजेंडरी क्या है? म्यूजिक कंपोजर। अपना क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है द ज़ोनपा लेक्सो इज अ वेलकम डांस ऑफ। तो ज़ोनपा लेक्सो कहाँ का वेलकम डांस है? तो ये है भूटान का वेलकम डांस। कहाँ का? भूटान का। दैट इज ऑप्शन 2 अपना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूटान। बात की जाए अगर अफगानिस्तान के नेशनल डांस की, तो अफगानिस्तान का नेशनल डांस कौन सा है? अट्टान है। कौन सा है? अट्टान अफगानिस्तान का नेशनल डांस है। वहीं अगर श्रीलंका के नेशनल डांस की बात की जाए, तो श्रीलंका का भी नेशनल डांस है। ये क्या है? कांडियान डांस। कौन सा है? कांडियान डांस। बात की जाए वहीं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में कोई वैसे तो नेशनल डांस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलर डांसेस हैं। जैसे जैसे कौन कौन सा? जैसे ढाली हुआ, पीकॉक डांस हुआ, और बहुत फेमस है इनका स्नेक डांस। कौन सा? स्नेक डांस। ऐसे ही बॉल भी यहाँ पे एक फेमस डांस है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? फॉलोइंग एन ऑर्डर ऑफ 16 जुलाई 2021 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेम्ड व्हाट इन नवंबर 2021 through which its crucial decisions can be communicated electronically to prison authorities and investigating agencies। तो 16 जुलाई 2021 के एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है फास्टर। दैट इज ऑप्शन 2। ये लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च हुआ है नवंबर 2021 में। और इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? जो भी क्रूशियल डिसीजंस है कोर्ट के, उनको जो भी प्रिजन अथॉरिटीज होंगे या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होंगी, उनको इलेक्ट्रॉनिकली और सिक्योरली क्या किया जाएगा? कम्युनिकेट किया जा सकेगा। ठीक है, इससे जो भी डिसीजंस हैं कोर्ट्स के, उनको प्रिजन अथॉरिटीज या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सिक्योरली और इलेक्ट्रॉनिकली क्या किया जा सकेगा? कम्युनिकेट किया जा सकेगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो भी डिलेज होते थे ना जस्टिस डिलीवरी में, उनको अवॉइड किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया है? ये है फास्टर। दैट इज ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इनमें से हमने को क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देयर इज वेरी लिटिल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला। तो केरला के जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे जो डे और नाइट के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अपना ऑप्शन 1 क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज देयर इज वेरी लिटिल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इन द कोस्टल एरियाज ऑफ केरला। ये जो एरियाज हैं, ये समुद्र के किनारे हैं, इसके कारण क्या होता है? जो डे और नाइट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, वो काफी कम होता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? देयर इज वेरी लिटिल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इन राजस्थान। ये गलत है। ये चूंकि क्या डेजर्ट एरिया है, राजस्थान डेजर्ट एरिया है, तो यहाँ पे रेत के होने के कारण जो दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है उसमें काफी डिफरेंस होता है। दिन बहुत ज्यादा गर्म होती है और रेत ठंडी होने के कारण रात में क्या होता है? रात में ठंड रहती है। वहीं तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड इन साउदर्न इंडिया इन विंटर सीजन। ऐसा नहीं है, साउदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं रहता है। चौथा क्या है? देयर इज प्लेंटी ऑफ रेन ऑब्जर्व इन सेंट्रल इंडिया थ्रू आउट द ईयर। तो ये भी गलत है। अपना ऑप्शन 1 क्या है? ये
करेक्ट है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, बाय व्हाट नेम डिड अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड हिज कैपिटल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस नाम से अपने कैपिटल को बिल्ड किया था, तो ये बिल्ड किया था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था सीरी। दैट इज ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, सीरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या सेकेंड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, क्या सेकेंड दिल्ली से भी जानते हैं। बात किया जाए अगर खिज्राबाद की, तो ये खिज्राबाद किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो ये खिज्र खान के द्वारा बिल्ड किया गया था, खिज्र खान के द्वारा। और ये बिल्ड कब हुआ था, ये हुआ था 1414 एडी में। वहीं अगर दीन पनाह की बात किया जाए, तो दीन पनाह हुमायूं ने बिल्ड किया था, इसने हुमायूं ने बिल्ड किया था, और ये कब बिल्ड किया था, 1533 में। और राज पिथोरा की अगर बात की जाए, तो राज पिथोरा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बिल्ड हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 12th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नरली पूर्णिमा मार्क्स द एंड ऑफ मॉनसून सीजन इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, तो कौन से इंडियन स्टेट में नरली पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है, कब, जब मॉनसून सीजन का एंड होता है। ठीक है, मॉनसून सीजन के एंड को एज अ नरली पूर्णिमा सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में। दैट इज ऑप्शन 3 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ढालो इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो हर एक स्टेट के अपने अपने फोक डांसेस होते हैं, तो ढालो किस स्टेट का फोक डांस है, ढालो है गोवा का फोक डांस। दैट इज ऑप्शन 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढालो गोवा का फोक डांस है। बात किया जाए तमिलनाडु के कुछ फोक डांसेस का, तो तमिलनाडु में कौन कौन से फोक डांसेस हैं, तो तमिलनाडु में है कारागट्टम, कौन सा है, तमिलनाडु में है कारा गट्टम, कावड़ी और मयिलट्टम। यही बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो फेमस फोक डांसेस हैं वो कौन कौन से हैं, नौटंकी, कौन सा है, नौटंकी, रसिया और चारकुला। कौन सा, चारकुला। वही बात किया जाए अगर मध्य प्रदेश के कुछ फेमस फोक डांसेस की, तो मध्य प्रदेश के कुछ फेमस फोक डांसेस कौन कौन से हैं, ये है गौर, तेरतली और मटकी। कौन सा, और मटकी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था, ढालो कहाँ का फोक डांस है, तो ढालो है गोवा का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो जो पॉलिसी थी ड्यूअल सिस्टम की, जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की ड्यूअल सिस्टम की पॉलिसी थी, वो किस गवर्नर जनरल की ब्रेन चाइल्ड थी, किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो ये थी लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज, किसके, लॉर्ड क्लाइव। दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। और ये पॉलिसी कब आई थी, ये आई थी 1765 में। कब, 1765 में इंप्लीमेंट हुई थी बाई लॉर्ड क्लाइव। अगर बात की जाए इस पॉलिसी का मतलब क्या था, तो ये पॉलिसी क्या की थी ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको दो पार्ट में, किसमें, दीवानी और निजामत, दीवानी और निजामत दो हिस्से में बांट दी थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दिया गया और निजामत किसको दिया गया, जो निजाम थे, जो बंगाल के निजाम थे उनको निजामत दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, इस दीवानी को लेके क्या की थी, ये जो भी रिसोर्सेस थे, जो रिसोर्सेस थे बंगाल के, उनको एक्सप्लॉइट की, उनको यूटिलाइज की, और वहाँ की जो पब्लिक थे उनको इससे परेशान की, और जो निज़ाम थे उनको एज अ कठपुतली यूज करती थी। बात की जाए अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक रूल किया है, ये किया है 1813 से लेके 1823 तक। ठीक है, ये फेमस किस लिए था, ये फेमस हुआ था आईसीएस लाने के लिए, क्या, इंडियन सिविल सर्विस को लाने के लिए, और किस लिए, और इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये फेमस है। बात किया जाए अगर लॉर्ड लिटन की, किसकी, लॉर्ड लिटन की, तो लॉर्ड लिटन कब आया था, लॉर्ड लिटन था अपना वॉइस राय कब से कब तक, ये था 1876 से लेके 1880 तक। कब तक, 1876 से लेके 1880 तक। और ये फेमस किस लिए था, ये फेमस था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को
लाने के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था, ये क्या था, इसका मतलब था गला घोट प्रेस एक्ट था ये, ठीक है। बात किया जाए अगर लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा है, ये रहा है 1848 से लेके 1856 तक। और ये फेमस किस लिए रहा है, ये रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। तो इनमें से ऑड वन आउट करना है अपने को। पहला क्या है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, दूसरा व्हाइट रिवॉल्यूशन, तीसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन और चौथा सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। तो पहला एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, दूसरा तीसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन और सीड फर्टिलाइजर वाटर टेक्नोलॉजी। ये जो पहला तीसरा और चौथा है ये सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वहीं अपना दूसरा ऑप्शन क्या है, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। ये व्हाइट रिवॉल्यूशन आया कब था, ये आया है 1970 में। व्हाइट रिवॉल्यूशन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसको, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। अच्छा, व्हाइट रिवॉल्यूशन था क्या, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था कि डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। क्या था, डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, डेवलपमेंट प्रोग्राम था। और ये पता चल गया हम लोग को, ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 1970 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द इंडियन प्रीमियर लीग बिगिन। इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट कब हुआ है, ये स्टार्ट हुआ है 2008 से। कब स्टार्ट हुआ है, 2008 से। बात किया जाए 2024 का जो 2024 का जो इंडियन प्रीमियर लीग हुआ है, इसके विनर की, इसका विनर इस बार कौन रहा है, केकेआर। कौन रही है, कोलकाता नाइट राइडर। और रनर अप की अगर बात की जाए, रनर अप कौन रहा है, तो रनर अप रहा है इसका सनराइजर्स हैदराबाद। कौन, सनराइजर्स हैदराबाद। अगर 2024 की बात की जाए तो इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप इस बार किसको मिला है, तो ऑरेंज कैप मिला है आरसीबी के विराट कोहली को। किसको मिला, आरसीबी के विराट कोहली को। वहीं अगर बात की जाए पर्पल कैप की, पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप किसको मिला, तो पर्पल कैप मिला पंजाब के हर्षल मेहता को। किसको मिला, पंजाब के हर्षल मेहता को। अच्छा, ये 2024 का जो आईपीएल था वो स्पॉन्सर किसने किया था, तो इसको स्पॉन्सर किया था टाटा ने। किसने किया था, टाटा ने इसको स्पॉन्सर किया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 वाज होस्टेड बाय। फीफा का अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था, ये किसने होस्ट किया था, तो ये होस्ट किया था इंडिया ने। किसने होस्ट किया था, ये ऑप्शन 3 इंडिया ने इसको होस्ट किया था। ये जो विमेंस वर्ल्ड कप है अंडर 17 का, ये क्या है, ये एक बाई एनियल टूर्नामेंट होता है। बाई एनियल टूर्नामेंट होता है, मतलब हर 2 साल पे ये टूर्नामेंट होता है। तो इसी तरह ये 2024 में इसका नेक्स्ट टूर्नामेंट होगा। और ये कहाँ होगा, ये होगा डोमिनिकन रिपब्लिक में। कहाँ होगा, ये डोमिनिकन रिपब्लिक में, ठीक है। अगर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप की, फीफा वर्ल्ड कप की, तो ये लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, ये हुआ था 2022 में। और कहाँ हुआ था, ये कतर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। कतर का कैपिटल क्या है, तो कतर का कैपिटल है दोहा। वहीं बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। और इंडोनेशिया का क्या कैपिटल है, इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। क्या, जकार्ता, ठीक है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को होस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इन विच स्टेट इज द गोरुमारा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। दैट इज ऑप्शन 2 अपना इसका करेक्ट आंसर है। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे जल्दोपारा। कौन सा है, जैसे जल्दोपारा नेशनल पार्क। कौन सा, जल्दोपारा नेशनल पार्क। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, न्योरा वैली, न्योरा वैली नेशनल पार्क है। और सुंदरबन नेशनल पार्क है। कौन सा है, और सुंदरबन नेशनल पार्क है। वहीं बात की जाए अगर असम की, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, असम में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। कौन सा, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। वैसे ही यहाँ पे है काजीरंगा। कौन सा है, काजीरंगा नेशनल पार्क।
वैसे ही असम की अगर बात की जाए तो असम में है मानस नेशनल पार्क। कौन सा है? असम में मानस नेशनल पार्क। और यहाँ पे है नामेरी नेशनल पार्क। कौन सा है? नामेरी नेशनल पार्क। तो असम में कौन कौन सा है? असम में है मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। बात की जाए अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वैसे ही यहाँ पे है राजा जी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजा राजा जी नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में और कौन सा नेशनल पार्क है? तो और है यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क। कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क। वहीं बात की जाए अगर बिहार की, तो बिहार में एक अकेला टाइगर रिजर्व है। वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? मृणालिनी विक्रम साराभाई द भारतनाट्यम लीजेंड was also recognized for which of the following dance forms? तो मृणालिनी विक्रम साराभाई जो कि भारतनाट्यम की लीजेंड रही हैं, उनको और किस डांस फॉर्म्स के लिए पहचाना जाता है? तो उनको पहचाना जाता है कथकली के लिए। किसके लिए? कथकली के लिए। दैट इज ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए कथक के कुछ फेमस डांसर्स की, रिनोन डांसर्स की, तो इसमें है बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। और कौन है? और है शोवाना नारायण। कौन है? शोवाना नारायण। और कथक कहाँ का डांस है? तो कथक है यूपी का क्लासिकल डांस। कहाँ का? यूपी का क्लासिकल डांस। वहीं बात की जाए अगर कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? ये है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और इसके जो कुछ फेमस डांसर्स हैं वो कौन कौन से हैं? स्वप्न सुंदरी। कौन है? स्वप्न सुंदरी। और यामिनी रेड्डी। कौन? और यामिनी रेड्डी। वहीं बात की जाए अगर ओडिसी की, तो ओडिसी कहाँ का डांस है? ओडिसी उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। और इसके कुछ फेमस डांसर्स हैं। कौन? सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल। कौन? और माधवी मुदगल। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन विच ईयर इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड? तो किस साल में एक इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल पाया गया सती प्रैक्टिस का? ये कब पाया गया? ये पाया गया गुप्ता पीरियड में। कब पाया गया? अपना ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। गुप्ता पीरियड में एक इंस्क्रिप्शनल एग्जाम्पल मिला था हमको पहली बार। अगर बात की जाए गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड का फाउंडर कौन है? इनको चंद्रगुप्त वन को इसका फाउंडर कहा जाता है। और वहीं इसका जो लास्ट रूलर था वो कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? इसका लास्ट रूलर था विष्णुगुप्त। और जो गुप्ता पीरियड है इसको अपने गोल्डन पीरियड ऑफ गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए सती प्रथा की, तो सती प्रथा को पहली बार अपोज करने वाला कौन था? ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने पहली बार इसको अपोज किया था। और अगर बात की जाए इसके एबॉलिशमेंट की, तो ये बंगाल स्टेट रेगुलेशन जो कि 1829 में आया था। किसके पीरियड में आया था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के पीरियड में। किसके पीरियड में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के पीरियड में आया था। और 1829 में ये पूछता है कि किसके पीरियड में सती प्रैक्टिस को एबॉलिश किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसको अपोज करने वाला पहला कौन था रिवॉल्यूशनरी? ये थे राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है चूज द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द गिवन फिगर। तो इनमें से करेक्ट सेट ऑफ नेम्स हमको इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या करना है? सेलेक्ट करना है। बात किया जाए अगर पहले की, तो पहला क्या है? ये 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है। किसके साथ है? ये ऑक्सीजन के साथ एक 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फ्यूरन। क्या कहलाएगा? फ्यूरन। तो अपना पहला क्या हो जाएगा? पहला हो गया अपना फ्यूरन। 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग विथ ऑक्सीजन क्या हुआ? फ्यूरन। वही बात की जाए इसकी 6 मेंबर्ड रिंग है और इसमें क्या है? इसमें है नाइट्रोजन।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पायरिडीन। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पायरिडीन। वहीं अगर बात की जाए इसकी, तो ये भी एक 5 मेंबर्ड एरोमेटिक रिंग है, लेकिन इसमें कौन सा कंपाउंड एक अलग लगा हुआ है, ये है सल्फर। तो सल्फर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थायोफीन। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा थायोफीन। तो अगर देखा जाए अपना ऑप्शन कौन सा मैच करता है इससे, फ्यूरन, पायरिडीन और थायोफीन। बी ऑप्शन इससे मैच कर रहा है अपना, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। दैट इज ए इज फ्यूरन, बी इज पायरिडीन, वहीं सी इज थायोफीन। तो अपना क्वेश्चन 15 का आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट द डैश मिशन ऑफ इंडिया। तो 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिशन सेंड किया था इंडिया में। वो कौन सा मिशन था, तो ये मिशन था क्रिप्स मिशन। कौन सा ये था क्रिप्स मिशन। दैट इज ऑप्शन 1 अपना इसका करेक्ट आंसर है। ये क्रिप्स मिशन आया किसके टाइम में था, तो ये आया था लॉर्ड लिंथगो के बारे में। उस टाइम क्या था, ये उस टाइम वाइसरॉय था इंडिया का। ये क्या था, वाइसरॉय था इंडिया का। अच्छा, ये जो क्रिप्स मिशन था इसमें क्या डिमांड किया गया था, तो इसमें डिमांड किया गया था इंडिया के कोऑपरेशन और सपोर्ट की। इसके लिए इंडिया के कोऑपरेशन और सपोर्ट की। उस टाइम क्या था ना, उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए इंडिया की मदद मांगी गई थी इस मिशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट amongst the 18 large and mid-sized states with population over 1 crore each in justice delivery in India as per the second edition of India Justice Report। तो ये पूछ रहा है कि कौन से स्टेट का पहला रैंक आया किस चीज में, एक 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा रही है, उनमें जो जस्टिस डिलीवरी हुई है उसका एक रिपोर्ट बनाया गया और उसमें कौन फर्स्ट रैंक होल्ड किया है इस बार। इसके पहले एक एडिशन आया, ये सेकंड एडिशन है। तो सेकंड एडिशन में इस जस्टिस रिपोर्ट में पहला रैंक किसका है, तो ये पहला रैंक है महाराष्ट्र का। किसका है, पहला रैंक है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र कितना स्कोर की इसमें, ये स्कोर की 4.4 कितने में से 5 में। अगर बात की जाए सेकंड रैंकर की, तो सेकंड रैंक मिला है तमिलनाडु को कितने स्कोर से 4.2 आउट ऑफ 5 मिला और ये सेकंड रैंक इस जस्टिस रिपोर्ट में होल्ड की है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ चीफ मिनिस्टर एज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कह रहा है, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 167 के द्वारा जो चीफ मिनिस्टर है उसकी क्या ड्यूटी होती है। तो उसकी ड्यूटी क्या होती है, वो क्या करता है ना, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन रहते हैं, क्या जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजन रहते हैं उसको वो गवर्नर को कम्युनिकेट करता है, गवर्नर को बताता है। इस हिसाब से अपना आंसर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर 1 दैट इज क्या, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। अगर बात की जाए चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, ये अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा। ये कौन अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करता है। किस आर्टिकल से इसको अपॉइंट किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल नंबर 164 से। ठीक है, अगर बात की जाए गवर्नर की, तो गवर्नर किस आर्टिकल से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है, तो ये आते हैं आर्टिकल 153 के तहत। किसके, आर्टिकल 153 के तहत गवर्नर, और वहीं 164 के तहत कौन आता है, ये आता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो ये अपॉइंट करते हैं गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच वाटर soluble पिगमेंट बिलोंगिंग टू अ फेनोलिक ग्रुप इज प्रेजेंट इन पोमोग्रेनेट, एग प्लांट, ब्लैक कैरेट्स एंड रेड कैबेज। तो कौन सा वाटर soluble पिगमेंट है जो कि एक फेनोलिक ग्रुप का है और जो पोमोग्रेनेट, एग प्लांट और ब्लैक कैरेट और रेड कैबेज में पाया जाता है। तो ये है एंथोसायनिन्स। क्या है, एंथोसायनिन्स। दैट इज ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात की जाए अगर फाइकोसेरेथ्रिन और फाइकोकेबलिन्स की, किसकी, फाइकोसेरेथ्रिन और फाइकोकेबलिन्स की, तो ये क्या है, ये भी एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो किसमें किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है रेड एल्गी में। किसमें पाया जाता है, ये रेड एल्गी में पाया जाता है और साइनोबैक्टीरियम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, साइनोबैक्टीरियम में ये दोनों पाए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए बेटा लेंस की, तो बेटा लेंस क्या है,
ये पाया जाता है बीड्स में। किसमें पाया जाता है? ये बीड्स में पाया जाता है और कैक्टी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? मैच करना है, मैच द कॉलम्स। कॉलम ए में क्या है? डिसऑर्डर है, डिजीजेज हैं, और कॉलम बी में क्या है? एंजाइम, जिनकी डेफिशिएंसी से ये डिसऑर्डर या ये डिजीज होती है। अगर बात की जाए गॉशर डिजीज की, तो गॉशर डिजीज ये किस चीज की डेफिशिएंसी से होता है? तो ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की कमी से। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। वहीं अगर बात की जाए हंटर सिंड्रोम की, तो हंटर सिंड्रोम किस चीज की कमी से होता है? ये होता है आइड्यूरोनेट टू सल्फेटेज की कमी से। किसकी कमी से? आइड्यूरोनेट टू सल्फेटेज की कमी से। वहीं बात की जाए अगर ते शैक्स डिजीज की, तो ये किसकी कमी से होता है? ये होता है हेक्सो एमिनिडेज ए एंजाइम की कमी से। वहीं बात की जाए अगर फिनाइल केटोन्यूरिया, तो ये किस एंजाइम की कमी से होता है? ये होता है फिनाइलेनिन हाइड्रोक्साइलेस एंजाइम एक होता है, उसकी कमी से ये डिजीज होता है। ठीक है, तो गौशर डिजीज किस एंजाइम की कमी से होता है? ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। किसकी? ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एंजाइम की कमी से। वही बात की जाएगा हंटर सिंड्रोम की, तो हंटर सिंड्रोम किस एंजाइम की कमी से होता है? ये होता है आइड्यूरोनेट टू सल्फेटेज नाम की एंजाइम की कमी से। वहीं अगर बात की जाए फेनाइल केटोन्यूरिया, तो ये किस एंजाइम की कमी से होता है? ये होता है फेनाइलेनाइन हाइड्रोक्साइलेज की नाम की एंजाइम की कमी से। ठीक है, ये सारे क्या है? ये क्या है? ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और इनको इनको रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो किसी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को प्रोहिबिट करता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 28। कौन सा है? ये है आर्टिकल नंबर 28, दैट इज ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगर बात की जाए आर्टिकल 29 की, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? ये आर्टिकल है माइनॉरिटीज के लिए। ये क्या कहता है? ये उनके एजुकेशनल, ये माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट हैं, उनको क्या करता है? उनको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 29। वहीं बात की जाए अगर आर्टिकल 30 की, तो आर्टिकल 30 क्या करता है? आर्टिकल 30 भी माइनॉरिटीज के लिए है। किस लिए है? टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर। किस लिए है? टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर क्या? इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर बात की जाए आर्टिकल 27 की, तो आर्टिकल 27 क्या कहता है? ये है फ्रीडम। किस लिए? ये है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। किसके लिए है? ये है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। किसके लिए? फॉर फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसके लिए? फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो आर्टिकल 27 क्या करता है? आर्टिकल 27 अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन अपना प्रमोशन करना चाहता है, तो उसमें टैक्स जो होगा उसके लिए उसको फ्रीडम दिया गया है इस आर्टिकल 27 के द्वारा। आर्टिकल 30 के द्वारा क्या दिया गया है? ये माइनॉरिटीज के लिए आर्टिकल है, जिससे वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं किस चीज को? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। आर्टिकल 29 किस लिए है? ये भी माइनॉरिटीज के लिए है। ये क्या है? उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन से इंटरेस्ट को? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर पेमेंट। तो इनमें से कौन सा एक फैक्टर पेमेंट का एग्जाम्पल नहीं है? तो पेंशन अपना जो होता है ना, ये फैक्टर पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये फैक्टर पेमेंट नहीं होता है पेंशन। बाकी सारे जो है इंटरेस्ट हुआ, वेजेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ और रेंट हुआ, ये सारे क्या है? ये फैक्टर पेमेंट में आते हैं, लेकिन पेंशन जो है फैक्टर पेमेंट में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। तो इनमें से लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है इंडिया का? ठीक है,
तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दैट इज ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको हम लोग शॉर्ट में जेएनपीटी भी कहते हैं। क्या? जेएनपीटी भी कहते हैं। अगर बात कीजिए जेएनपीटी की, तो ये है कहाँ? ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। कहाँ लोकेटेड है ये है महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए कांडला पोर्ट की, ये है कांडला पोर्ट। तो ये कांडला पोर्ट कहाँ लोकेटेड है? ये है गुजरात में। और ये यूजुअली क्या है ना, ये ड्राई कार्गो को हैंडल करता है। किसको? ड्राई कार्गो को हैंडल। ड्राई कार्गो मीन्स किसको? जैसे सॉल्ट हुआ, जैसे अपना टेक्सटाइल्स हुआ, जैसे आयरन ओर हुआ, इन सबको ये हैंडल करता है। वैसे ही एक और अपना हाजिरा पोर्ट है, ये भी गुजरात में है। गुजरात में है और ये यूजुअली लिक्विड कार्गो को हैंडल करता है। किसको? लिक्विड कार्गो को हैंडल करता है। अब लिक्विड कार्गो में क्या आ जाएगा? जैसे अपना पेट्रोलियम हो गया, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, ये सारे क्या हो गए? अपने लिक्विड कार्गो हो गए। इनको हाजिरा पोर्ट हैंडल करता है। और वहीं अपना ड्राई कार्गो की अगर बात की है तो गुजरात में कांडला पोर्ट हैंडल करता है। लेकिन अपना सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? ये है अपना जेएनपीटी। कौन सा है? जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये है कहाँ? ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? विच स्पोर्ट्स पर्सन वॉज नेम्ड बाई होम ग्रोन फार्मा मेजर ल्यूपिन लिमिटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स शक्ति कैंपेन इन 2022? तो कौन सी स्पोर्ट्स पर्सन है जो अपने इंडिया का होमग्रोन फार्मा कंपनी है ल्यूपिन लिमिटेड, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये है मैरी कॉम। कौन है? मैरी कॉम, दैट इज ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैरी कॉम ये ब्रांड एम्बेसडर है किसकी? ल्यूपिन की। किसकी? ल्यूपिन की। अगर बात की है राहुल द्रविड़ की, तो राहुल द्रविड़ ये अभी ब्रांड एम्बेसडर है किसके? बीपीसीएल के। किसके? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। अगर बात की जाए मिथाली राज की, तो मिथाली राज एक ऑस्ट्रेलियन वाइन ब्रांड है जिसका नाम है जैकॉब्स क्रिक। क्या है? जैकॉब्स क्रिक इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। और वहीं बात की जाए अगर पीवी सिंधु की, तो इनको अभी रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? टोबैको कंट्रोल का। किसका बनाया गया है? टोबैको कंट्रोल का। और इसको टोबैको कंट्रोल का इनको बनाया कौन है? तो ये बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच फिजिकल यूनिट इज डिफाइंड एज द फील्ड इंटेंसिटी दैट प्रोड्यूसेस 1 न्यूटन ऑफ फोर्स पर एम्पियर पर मीटर ऑफ कंडक्टर? तो कौन सी फिजिकल यूनिट है जिसको फील्ड इंटेंसिटी से डिफाइन किया जाता है, जो क्या करता है? जो प्रोड्यूस करता है 1 न्यूटन का फोर्स पर एम्पियर पर मीटर ऑफ कंडक्टर। 1 मीटर के कंडक्टर में अगर 1 एम्पियर का करंट बहता है तो 1 न्यूटन फोर्स वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इसको फील्ड इंटेंसिटी के नाम से डिफाइन करते हैं। और इसकी फिजिकल यूनिट क्या है? तो इसकी फिजिकल यूनिट है टेस्ला। क्या है? दैट इज ऑप्शन 3 अपना सही है, टेस्ला। अगर बात की जाए कैंडेला की, तो कैंडेला किसका यूनिट है? ये है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। किसका है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट है। वहीं बात की जाए अगर कूलम का, तो कूलम किसकी यूनिट है? तो कूलम यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। वहीं पास्कल किसका यूनिट है? तो पास्कल प्रेशर का यूनिट। ठीक है, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला, दैट इज ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले सेट में।